हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सलाइवा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, देखिए एक तो इंट्रोडक्शन वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख लें। आज हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और वो भी स्कैनर से कर रहा हूँ जो 2020 में थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले मैंने कहा था कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको तीनों एक्टिविटी के नाम लिख लेना है। और ये क्वेश्चन 1.5 या सवा पेज में जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पेज हो गया, इसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे, इसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पेज पे नेक्स्ट पेज पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ लिखा है स्कैनर का, 2020 में आया हुआ है, मॉडिफाई करके पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में थोड़ा सा चेंज करके पूछा हुआ। तो सबसे पहला काम, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला मेन पार्ट, फिर उसका सब पार्ट जो कि नोट्स टू अकाउंट के नाम से जाना जाता है, और तीसरा होता है हमारा एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों एक्टिविटी के नाम लिखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी। ये पहली हेडिंग हो गई। इसके बाद मैंने कहा था एटलीस्ट 18 लाइन आपको छोड़ना है, तो 18 लाइन हमने छोड़ दिया यहां पर। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, शॉर्ट में लिखा मैंने एक्टिविटी। इसके बाद 7-8 लाइन छोड़ने के बाद राइट हैंड साइड पेज पे देखिए एक पेज में क्वेश्चन आएगा नहीं, बड़ा क्वेश्चन होता है तो एक पेज में नहीं आता है, इसीलिए मैंने 2 पेज लिए हैं। थर्ड एक्टिविटी, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए आपका ना हो। 101% ये मेरी गारंटी है, और ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आप 2 या 3 वीडियो देख लीजिए, कैश फ्लो के 7 मार्क्स आपके हो जाएंगे, 100% गारंटी है। तो तीसरी एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये हमने लिख दिया। इसके बाद मैंने 5-6 लाइन यहाँ भी छोड़ना है आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारा ओपनिंग कैश किस तरीके से क्लोजिंग कैश में कन्वर्ट हो गया और इसके पीछे रीजन क्या है। और 3 ही एक्टिविटी रीजन हो सकते हैं, या तो कुछ पैसा प्लस माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हुआ होगा, कुछ पैसा प्लस माइनस ऑपरेटिंग से हुआ होगा, कुछ पैसा प्लस माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हुआ होगा, और कुछ पैसा प्लस माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हुआ होगा। तो हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और मैंने ये भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि सबसे पहले पढ़ने का तरीका सीखें। सबसे पहले मेन पार्ट को पढ़ें, उसके साथ अगर नोट्स टू अकाउंट है तो वो पढ़ें, और नोट्स टू अकाउंट के साथ नीचे एडजस्टमेंट को भी पढ़ें। अगर एडजस्टमेंट है किसी पर्टिकुलर आइटम में तो आपको बिना दिमाग लगाए हुए आपको अकाउंट ही ओपन करना है। दैट इज द थंब रूल, ही आप मान के चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं। देयर वाज नील नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अशोक लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अशोक लिमिटेड एज एट 31 ऑफ मार्च 2021 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे अशोक लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ईयर आप लिखेंगे, ईयर आपको लिखना है एज एट 31 मार्च 2019, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ लिख लें एज एट 31 मार्च 2019, ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद नंबर 1 आइटम में इन्होंने लिखा है शेयर होल्डर फंड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पढ़ रहा हूँ। जिस भाषा में सवाल पूछा जाए भाषा उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। यह डायलॉग है अग्निपथ मूवी का।
अमिताभ बच्चन कहता है। तो जैसा क्वेश्चन लिखा है वन बाय वन करके हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला आइटम लिखा आप देखिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहला आइटम है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, पहले 19 दिया है फिर 18 दिया है। स्टूडेंट गलती करते हैं एग्जाम में, उन्हें आदत होता है 18 और 19 पढ़ने की, तो आप लास्ट से पढ़ें, 18 पढ़े फिर 19 पढ़े। तो 11 लाख के हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल थी, वो बढ़ करके 19 लाख की हो गई। इसका मतलब है कि हमने इक्विटी शेयर इशू किया होगा, और इशू किया होगा मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, डिवेंचर्स, ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो आप यहाँ लिखें, क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम शेयर, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं शेयर कैपिटल इशू। कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस 19 लाख माइनस 11 लाख, 8 लाख रुपए पैसे आए होंगे आपके पास। ठीक है, आप चाहें तो ब्रैकेट में एग्जामिनर को बता सकते हैं 19 लाख माइनस 11 लाख, या तो आप ऐसा कर लें, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पैसा आया या गया, तो बेटर तरीका है कि आप अकाउंट बना करके सोच लें। बट अकाउंट बना करके हर चीज का बनाओगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो माइंड में सोच लें भाई। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जब हम पढ़ते हैं मेन क्वेश्चन में, तो उसके साथ नोट नंबर 1 लिखा है, तो हमें हाथों हाथ नोट नंबर 1 भी पढ़ना पड़ेगा। अब नोट नंबर 1 जब पढ़ना पड़ेगा, तो नोट नंबर 1 में देखिए इन्होंने लिखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से है। तो आप सीधे कहाँ लिखेंगे, ये पहला आइटम आपका आ गया। ध्यान से देखिएगा, इसके 2 पार्ट भी करना है हमें, इसके 2 पार्ट भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का करना है। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, बट अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इतना दिमाग नहीं लगाते, क्वेश्चन करते से ही हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये सिंपल सी कहानी है। ये पैसा आया कैसे, अब देखें अगर हम, तो 2 लाख रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट था 2018 में। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाऊंगा अभी। स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ये ईयर एंड में 1,60,000 हो गया, तो भाई साहब 40,000 रुपए का लॉस हो गया है। क्या हो गया है, 40,000 रुपए का लॉस हो गया। तो आप यहां लिखें, ब्रैकेट में लिखेंगे 40,000। और एक बहुत पते की बात आपको बता दूं, 99% केसेस में एग्जामिनर लॉस वाला क्वेश्चन ही पिक करता है एग्जाम में, वो प्रॉफिट वाले क्वेश्चन नहीं देता, क्योंकि प्रॉफिट वाले में आपको हैबिट रहती है और गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। यहां गलती करवा सकता है वो, इसलिए वो लॉस वाले क्वेश्चन पिक करता है। इसके बाद देखो, दोनों पॉइंट हमने लिख लिया। अब आ जाए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग के साथ भी नोट नंबर 2 है, तो आप सीधे पहले नोट नंबर 2 पढ़ेंगे। नोट नंबर 2 में लिखा है कि 8% डिवेंचर की वजह से। अब अगला काम है कि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, साथ में हमें एडजस्टमेंट भी पढ़ लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। तो देखें, एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखा है 8% डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 2018, मतलब डिवेंचर से रिलेटेड कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। तो इसको सीधे हमारे फॉर्मेट में लिखने की बजाय, कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखने की बजाय, बेटर ये है कि हम डिवेंचर का क्या कर लें, अकाउंट ओपन कर लें। तो हमने अकाउंट ओपन कर लिया, 8% डिवेंचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान से देखते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठे तो और भी बेटर हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस हाउ मच इट इज, ओपनिंग बैलेंस है डिवेंचर का 4 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज। तो हमने 4 लाख लिख दिया, हमने 1 लाख लिख दिया। इसके बाद छोड़ दें इसको ऐसा कैसा। अब आ जाए मेन क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर नेक्स्ट आइटम 4th इम्पैक्ट, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर ये लिखते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्यों है भैया, पॉइंट नंबर 3, नोट नंबर 3 पढ़ें। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स
2,30,000 से 2,50,000 हो गए, बट इसके साथ नोट नंबर 3 है तो हमें नोट नंबर 3 भी साइमल्टेनियसली पढ़ना पड़ेगा। ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से है। इसमें एक खास बात ध्यान से सुने, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले हम चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में यहां पर लिखते थे। ये सारे करंट असेट और करंट लायबिलिटी के एरिया, तभी तो हम यहाँ लिखते हैं चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। ये सारा एरिया प्रॉफिट एंड लॉस का, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। किसी ने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो, डायरेक्ट सेकंड वीडियो में जंप हो गए हैं, तो फर्स्ट वीडियो रिक्वेस्ट है जाकर के एक बार चेक कर लें, देख लें। तो यहां पर लिखना है, लिखते थे, बट अभी 2-3 सालों से अमेंडमेंट आ गया है, सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होने के बावजूद भी आपको यहां नहीं लिखना है, आपको उसे कहां लिखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 2,30,000 से 2,50,000 हो गए, तो 20,000 रुपए का हमने बैंक ओवरड्राफ्ट रेज किया होगा, इशू मतलब फैसिलिटी हमने अवेल करी होगी। तो यहां लिखें बैंक ओडी अवेल्ड, अवेल्ड लिख दें, यूज्ड लिख दें, ज्यादा बेटर होगा, या रेज्ड लिखें, यूज नहीं लिखें, टेक्निकल वर्ड लिखें थोड़ा सा, रेज्ड। फैसिलिटी हमने रेज करी, हाउ मच इट इज 20,000, ये लिख दिया हमने, हो गया काम। अब फिर से मेन क्वेश्चन में देखिए, आप पढ़ने के स्टाइल देखिए, मेन क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, सब पार्ट, मेन पार्ट, सब पार्ट, एडजस्टमेंट, फिर मेन पार्ट हो जाए, लिख लें आप यहाँ पे फाइनल इंपैक्ट, या तो आप अकाउंट ओपन कर दो या यहाँ लिख दो। अगर ऐसा कर लिया तो फिर से आप मेन पार्ट में आ जाए, फिर सब पार्ट में आ जाए, नोट्स टू अकाउंट, और फिर आप एडजस्टमेंट में आ जाए। यही प्रोसेस फॉलो होगा, मेन सब एडजस्टमेंट, मेन सब एडजस्टमेंट। इसके बाद हम आते हैं मेन क्वेश्चन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए नोट नंबर 4 है, तो नोट नंबर 4 पढ़ें। नोट नंबर 4 में लिखा है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो 2,70,000 के हैं, 2,70,000 के हैं, 2018 में वो 1,90,000 के हो गए, और ये नोट नंबर 4 में लिखा है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स की वजह से। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए तो बिना कोई दिमाग लगाए, माय डियर फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए तो बिना कोई दिमाग लगाए हमेशा आपको अकाउंट ही ओपन करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या कहा मैंने, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए भले एडजस्टमेंट हो या ना हो, आपको हमेशा अकाउंट ही ओपन करना है। और यहां तो एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट नहीं है, चेक करें एडजस्टमेंट है क्या, एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें एडजस्टमेंट ना होने के बावजूद भी अकाउंट हम ओपन करना प्रेफरेबल है, दैट्स वाई हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं। 2,70,000 ओपनिंग बैलेंस। अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपने क्रेडिट में क्यों लिखा, तो भाई मेरे प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया मैंने और डेबिट साइड में एंड करूंगा। ये ओपन करके छोड़ दिया आगे। अब आप देखिए हमने लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर लिया, अब हम मूव करते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम रहती नहीं है। देखिए एसेट साइड में आप देखें तो लिखा है प्रॉपर्टी नॉन करेंट एसेट। देखो एसेट साइड में दो ही चीजें होती है, नॉन करेंट और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट के अंदर आप देखें तो सबसे पहला आइटम दिया है टेंजिबल एसेट, 11 लाख और 15 लाख रुपए, बट उसके साथ नोट नंबर 5 दिया, तो नोट नंबर 5 भी पढ़ें। नोट नंबर 5 अगर हम देखें तो नोट नंबर 5 में लिखा है इन्होंने कि प्लांट एंड मशीनरी है और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है, और अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। तो बेटर क्या है, अगर एडजस्टमेंट दिख जाए किसी आइटम में तो दिमाग लगाने ही नहीं, आंख बंद करके अकाउंट ही ओपन करना है। ये तो बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लो आप। तो चलिए हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट हम ओपन करेंगे। तो मैं दोनों ही अकाउंट ओपन कर लेता हूं। यहाँ हो जाएगा अकाउंट ओपन दोनों, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है पर ठीक है देखेंगे। ये पहला आइटम है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा है एक्यूमुलेटेड
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आज तक का डेप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 11,70,000, डेबिट बैलेंस है होता है, इसलिए डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,70,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD दैट इज 16,30,000। ये कर दिया। अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 70,000 एंड 1,30,000 माइनस किया है मतलब क्रेडिट किया है मतलब क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आ गया आपका 70,000 रुपीज और डेबिट साइड में आ जाए क्लोजिंग बैलेंस 1,30,000। तो आप यहाँ लिख दें 1,30,000 टू बैलेंस CD 1,30,000। बस इतना सा काम करना है। अब एडजस्टमेंट जब आएगा, जब देखेंगे, जब सोचेंगे, अभी तो दिमाग, अभी तो हमें कॉपी करना है, सब कॉपी कर रहे हैं। अब इसके बाद अगला आइटम है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट और उसके लिए नोट नंबर 6 है और वो लिखते हैं, जब आप नोट नंबर 6 पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है कि इंटेंजिबल एसेट ड्यू टू गुडविल है, ये गुडविल की वजह से। तो देखिए 6 नंबर पे लिखा है 1,70,000 से। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी बहुत पते की बात बता रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्यों फ्रेम किया उसका रीजन बताया। पहला रीजन तो मैंने बताया लॉस की वजह से, ठीक है, और दूसरा रीजन ये गुडविल भी है। गुडविल अमूमन आप देखना, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखना गुडविल की वैल्यू हमेशा कम होगी। यहां पर गुडविल की वैल्यू बढ़ गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया एग्जामिनर ने। 1,70,000 से 2,80,000 हो गया है। तो गुडविल की वैल्यू कम होने का मतलब है राइट ऑफ, और जब राइट ऑफ होता है तो आप यहां लिखते हैं P&L से राइट ऑफ होता है, और यहां गुडविल की वैल्यू बढ़ गई है तो गुडविल, आपने गुडविल के पैसे दिए होंगे, परचेज किया होगा गुडविल, और जब परचेज किया है तो ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और स्टूडेंट हमेशा गलती करता है, वो यहां माइनस लिख देगा, और यही वो गलती करवाना चाहता है एग्जामिनर, इसलिए उसने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन फ्रेम करने का पर्पज क्या है कि गुडविल में गलती करवा ले वो आपसे। आप देखना, ऑब्जर्व करना, मोस्ट ऑफ द केसेस में गुडविल की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे बढ़ा दी उन्होंने। 1,70,000 से 2,80,000 हो गए हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे गुडविल परचेज। क्या लिखेंगे? गुडविल रेज्ड लिख दें या गुडविल परचेज लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। गुडविल परचेज आप यहाँ लिखें, एग्जामिनर को बताएं। एग्जामिनर से मार्क्स कैसे छीनना है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आप सब उसको बिल्कुल थाली में परोसो, कभी वो मार्क्स नहीं काटेगा, और थाली में परोसोगे नहीं, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये फिगर कहां से आया, तो मार्क्स काटेगा। उसको लिखो ना भैया, 280 में से 170 माइनस किए तो ये 90,000 आ गए गुडविल के, और हमने परचेज किया तो हमारे पास से पैसा गया होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो ब्रह्मास्त्र चला दो। हमें नहीं समझ में आ रहा प्लस करना कि माइनस करना, ब्रैकेट में लिखना कि प्लस में लिखना, तो आप अकाउंट बना लो, गुडविल अकाउंट। आप कहते हो 170 था, फिर आप कहते हो 280 हो गया, तो भाई साहब डिफरेंस किधर आ रहा है, 90 इधर आ रहा है। एक इफेक्ट अगर डेबिट हुआ है तो दूसरा कहीं ना कहीं जाके क्रेडिट होगा, क्रेडिट करने का मतलब माइनस है। हमने लिख दिया, बात खत्म हो गई। बट ये प्रोसेस अगर सभी आइटम के बारे में फॉलो करोगे तो भाई मेरे आधे घंटे की बजाय 1 घंटा लग जाएगा, 20 मिनट की बजाय 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा, और 2 घंटे में तो पूरा पेपर करना है आपको, ठीक है। इसलिए प्रोसेस सीखने के लिए तो ठीक है, बट एग्जाम में फॉलो मत कर लेना गलती से भी, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए, गुडविल के बारे में हो गया। अब आप देखो करंट एसेट बचा है। करंट एसेट में ध्यान से देखिएगा, करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट हमने कहा है कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। मैंने जब फर्स्ट वीडियो में बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैंने कैश का मतलब समझाया था, फ्लो का मतलब समझाया था, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाया, स्टेटमेंट का मतलब समझाया था। कैश के अंदर मैंने 2 चीजें लिखी थी, कैश और बैंक, और दूसरा लिखा था कैश इक्विवेलेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो आप यहां पर जो लिखते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जब आप यहां लिखते हैं तो आप यहां ब्रैकेट में आपको प्लस करके दिखाना पड़ेगा। ओपनिंग कैश कितना है आप देखिए, ओपनिंग कैश है,
ओपनिंग कैश एंड कैश, और जानबूझ करके इन्होंने देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी वर्ड यूज किया है और करंट इन्वेस्टमेंट भी यूज किया, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और करंट इन्वेस्टमेंट को इसमें ऐड ना करे, उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा, यार कैश और कैश इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी दे रखा है, फिर ये करंट इन्वेस्टमेंट इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं भैया? कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐड ही करना है। ओपनिंग कैश कितना है? ओपनिंग कैश है 2,30,000। मैं इसको ब्लू पेन से लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा आई थिंक। 2,30,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट हाउ मच? इट इज 70,000। तो ये कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया? मैं यहां आउटर कॉलम में लिख देता हूं, ये हो गए 3 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट लिख दिया है, तो अब चाहिए हमें क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये स्पेस हमेशा बचा के रखना। यहाँ आपके लिखने की स्टाइल इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यहाँ स्पेस बचे, ताकि आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिखा सको कि कैसे आपने ये अमाउंट निकाला है। स्टूडेंट इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखता, वो लिखने में इतना मदमस्त हो जाता है, इतना मदमस्त हो जाता है कि वो यहाँ से लिखना चालू करता है, उसके स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट होते हैं, फिर उसको समझ में आता है अरे यार अब मैं प्लस करके कहाँ दिखाऊं। या तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि भैया मुझे इसके बीच में एक लाइन का गैप छोड़ना है, सो दैट मुझे कुछ दिखाना है तो मैं उस लाइन में दिखाऊंगा, और अगर लाइन नहीं छोड़ना है तो फिर यहाँ स्पेस छोड़ना है, बात खत्म हो गई। तो आप देखिए 1,40,000 करंट इन्वेस्टमेंट है, 140 प्लस, मैं इसको आगे पीछे इसके हिसाब से ही लिखूं, तो ओपनिंग कैश है 63,000, क्लोजिंग सॉरी, और करंट इन्वेस्टमेंट है 1,40,000। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2,03,000। ठीक है, ये यहां है ना, 2,03,000। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। नहीं, क्लोजिंग कितना? 1, ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया क्या भैया? ये 2 लाख, अच्छा ये क्वेश्चन सही सही चल रहा है, मैंने कुछ और ही लिखा है इसमें, मैंने एक पिछला क्वेश्चन पढ़ लिया। यहाँ देखते हैं ओपनिंग कैश कितना है, 3 लाख और 1,30,000। ध्यान से देखिएगा भाई, 2,30,000 ओपनिंग कैश है 13, इसमें भी ऊपर नीचे आगे पीछे लिख दिया मैंने, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, आगे पीछे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 क्वेश्चन का लिख दिया मैंने। देखिए ओपनिंग कैश कितना है इसका, इसका ओपनिंग कैश है 2,30,000, तो यहां लिखे 2,30,000 प्लस 2,30,000 और करंट इन्वेस्टमेंट है 2,90,000, तो कितना हो गया? ये हो गया 4,05,20,000, 5,20,000 आ जाएगा यहां पर। यहां पर देखें क्लोजिंग कितना है, 3 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपीज है, और क्लोजिंग है 1,30,000, तो ये कितना हो गया? 4,30,000 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं फिर दोबारा गलती ना हो जाए भाई। हाँ ठीक है, 4,30,000। हमें यही तो पता करना है कि 5,20,000 कैसे 4,30,000 में कन्वर्ट हो गए, इसी के तो रीजन ढूंढने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं भाई मेरे, यही तो रीजन ढूंढना है हमें, और क्या ढूंढना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस तरीके से हमने सारे आइटम लिख लिए, सिर्फ एक आइटम छोड़ा है हमने, वो आइटम क्या है? वो आइटम है करंट एसेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, करंट एसेट यहां लिखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आइटम लिखते हैं उसका नाम क्या है? ये जो आइटम लिखते हैं उसे हम कहते हैं, पहले कॉपी करना, 7-8 लाइन छोड़ने के बाद करना, क्या लिखेंगे आप? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर, ध्यान से देखिएगा, एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ये लाइन लिखा आपने। यहां पर देखो, यहां से यहां तक तो कट कॉपी पेस्ट हुआ, सिर्फ ये चेंज हुआ है।
ठीक है। अब जब बिफोर लिख दिया तो बिफोर के बाद क्या आएगा, आफ्टर आएगा, तो फिर आप लिखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, बिफोर के बाद आफ्टर। और यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं टैक्स पेड। ये पहले वीडियो में सब डिटेल में फॉर्मेट वॉर्मेट सब डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सिंपल सी कहानी है। एक आइटम छोड़ा था हमने, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल दो चीजों को मिला के बनता है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों से हमें पैसा लेना है। ठीक है, तो करंट एसेट अगर बढ़ जाते हैं तो पैसा जाएगा, ठीक है, उल्टा। और अगर कम हो जाएंगे तो पैसा आएगा। तो यहां क्या हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल 4,10,000 से 3,90,000 हो गए, मतलब कम हुए, मतलब पैसा आया। तो यहां क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, इज इनफ्लो। और नहीं समझ में आए तो ब्रह्मास्त्र चला लो भाई, मेरे अकाउंट खोल करके देख लो, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। कितना अमाउंट, 410 माइनस 390, तो 20,000 रुपए आपके पास पैसे आए हैं। देखो इनर कॉलम में मैं प्लस माइनस करूंगा, इसका फाइनल इंपैक्ट आउटर में लिखूंगा ताकि आउटर कॉलम साफ सुथरा सा दिखे। यही पर्पज है दो कॉलम बनाने का। अदरवाइज आप एक कॉलम से भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। इस तरीके से हमारे सारे आइटम कॉपी हो गए। ठीक है, अब बचा क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ दो एडजस्टमेंट को डील करना है और इन सारे अकाउंट्स को, 4 अकाउंट जो हमने खोले उसको कॉपी करना है, उसको क्लोज करना है, बात खत्म हो जाएगी। हमारा 101% कैश फ्लो स्टेटमेंट ये अमाउंट टैली हो जाएगा। मैं एक बात कहता हूं कि सूरज पश्चिम से तो निकल सकता है, लेकिन हमारी बैलेंस शीट या हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली नहीं हो, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अगर आपने अकाउंट सही तरीके से फॉरवर्ड किया है, बैलेंसिंग सही किया है, डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखा है, तो इसमें गलती करी तो फिर तो टैली नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। देखिए पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 को मैं कहता हूं डोरेमोन, या कोई मिल गया। ऋतिक रोशन की एक मूवी है कोई मिल गया, उसमें जादू जैसा कुछ बनेगा, भी देखिएगा। और ये जादू के बगैर कभी पेपर सीबीएसई में प्रिंट नहीं होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, 100 बार अगर उन्होंने पेपर पूछा है तो 98 टाइम्स जादू आएगा, जादू का रोल होगा, डोरेमोन का रोल होगा। देखिए देखते हैं ये मशीन, यहां देखते हैं भाई, यहां देखिए एक मशीन जिसकी कॉस्ट, ध्यान से देखिएगा, पहले वर्किंग नोट करेंगे। मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन की कॉस्ट, बुक वैल्यू 60,000 है। हमने उसमें डेप्रीशिएशन लगा लिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कह लें या डेप्रीशिएशन कह लें, आज तक का डेप्रीशिएशन 20,000 डेप्रीशिएशन चार्ज कर लिया है। तो ये जो वैल्यू बचती है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो वैल्यू बचता है उसको कहते हैं WDV। क्या कहते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू, दैट इज 40,000। मतलब 60,000 की चीज थी, उस पे आपने, ध्यान से सुनिएगा, 60,000 की चीज थी, उस पे आपने 20,000 का डेप्रीशिएशन लगा लिया। 40 की चीज आज की तारीख में है, उस 40 की चीज को आप कितने में बेचते हैं, 6,000 के लॉस में बेच देते हैं। मतलब सीधा सा गणित है, आप 34,000 में सेल कर रहे हो, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। और ये 6,000 आपके लिए क्या है, 6,000 का ब्लू पेन से लिखा मैंने, 6,000 क्या है, लॉस है। और लॉस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मुद्दा आ गया जादू या डोरेमोन की कहानी शुरू। ध्यान से देखना, ये जादू का पेट, ये जादू का सिर।
जादू जैसा दिख रहा है क्या, जरा देखो, फील करना पड़ेगा यार, एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट फील करना पड़ेगा आपको। इसकी कोई एंट्री होगी नहीं, इसकी जनरल एंट्री होगी, उसके सिर की एंट्री होगी। देखो जादू का, मैं जादू क्यों कहता हूँ, जब जादू को आप देखोगे, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की मूवी को देखोगे, तो जादू के फेस और बॉडी के बीच में गर्दन नहीं है, चिपका हुआ है, देखना, चेक करना एक बार, यहाँ भी वैसे ही है, इसीलिए मैं इसको जादू कहता हूँ। तो इसकी जनरल एंट्री करना है, पोस्टिंग करना है। अब डेप्रीशिएशन की जनरल एंट्री क्या करोगे, आपको सभी को पता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, बात खत्म हो गई। 20,000 एंड 20,000 जनरल एंट्री कर लो। ये किसी बुक में जनरल एंट्री करके नहीं समझाया, अगर जनरल एंट्री करके समझा देना स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। बट प्रॉब्लम ये है कि जनरल एंट्री करके समझाते नहीं है, बच्चा कंफ्यूज होता रहता है। बहुत सिंपल है, जनरल एंट्री किसको नहीं आती, सबको आती है, और कम से कम इसकी तो सभी को आती है। अब हम इसकी बात करते हैं। भाई आप खुद बताओ, 40,000 की चीज को 60 में बेचोगे, 34 में बेचोगे तो लॉस हो गया, तो आप एंट्री करो ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया कितना आपके पास 34,000, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस हो गया है, तो आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख दो लॉस 6,000, और आपके पास से प्लांट एंड मशीनरी गई कितने की, 40,000 की। दैट्स इट, यही तो करना है, इसकी एंट्री हो गई। ठीक, अब इसकी पोस्टिंग कर लेंगे, 2 मिनट लगेगा, काम खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट भी कर लेते, पोस्टिंग लास्ट में करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट या कर लें आप कहें तो, चले कर ही लेते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं पहले। ध्यान से देखना, ये डेप्रीशिएशन के लिए आपने अकाउंट खोल रखा है, नहीं खोल रखा है, बिल्कुल खोल रखा है। ये सारी पोस्टिंग में ब्लू पेन से ही करूंगा, ब्लैक यूज नहीं करूंगा। ये डेप्रीशिएशन डेबिट है, तो आप एक काम करो, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन में टू डेप्रीशिएशन 20,000, ये पोस्टिंग हो गई, इसका काम हो गया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओपन है, अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी में बाय डेप्रीशिएशन, और क्लास 11th में आप ऐसे ही तो करते थे जब डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़ते थे तो, ठीक है, इसकी पोस्टिंग भी हो गई। अब कैश, ये कैश अकाउंट ही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना क्यों रहे हो, कैश के फ्लो को पता करने के लिए, तो पैसा आया है आपके पास 34,000, और प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखो, क्या लिखोगे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 34,000, इसका काम हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हो गया है, ये P&L है, मैंने कहा था ये P&L कह रही है, ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी कह रही है, तो आप यहां लिखें एड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आप चाहें तो यहां दिखा सकते हैं 40 माइनस, परोसो बिल्कुल उसको एग्जामिनर को ऐसा सब कुछ दे दो कि भैया तू नंबर तो बांट के जा, हमें नहीं मतलब। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओपन है, आ जाइए, बाय कैश और बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कैश आ गया 34, लॉस हो गया 6,000, टोटल 40,000 रुपए चाहिए थे, क्रेडिट साइड में 40,000 रुपए हो गए। इतना ही तो करना है, और करना क्या है, ये पोस्टिंग हो गई, 90% क्वेश्चन हो गया। एक एडजस्टमेंट बचा है, वो भी डिवेंचर का, वो भी हम करते हैं अभी। डिवेंचर के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि डिवेंचर के केस में डेट दे रखा है, देखो आप देख लेते हैं। डिवेंचर के बारे में लिखा है 8% डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 2018, और आपकी बैलेंस शीट कब बन रही है, बैलेंस शीट की स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2018 और क्लोज हुआ है 31 मार्च 2019, और आप रिडीम कर रहे हैं 1 जुलाई के दिन, यहां पर 1 जुलाई 2018 के दिन, ठीक है। तो पहले तो रिडम्पशन की एंट्री पास कर लो आप, सिंपल सी,
रिडम्पशन की एंट्री क्या होती है? एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 के लिए था। डिवेंचर जब रिडीम करते हैं तो आपके पास से पैसे जाएंगे और डिवेंचर जो क्रेडिट चल रहा था उसको डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट। हाउ मच इट इज, कितने का रिडीम किया है, क्वेश्चन में दिया है क्या? कुछ नहीं लिखा। तो ये अमाउंट मिलेगा कहां से? ये डिवेंचर अकाउंट से मिल जाएगा। डिवेंचर अकाउंट आपने ओपन किया है, 4 लाख में से 1 लाख बच गए, मतलब 3 लाख के डिवेंचर को आपने रीपे कर दिया, रिडीम कर दिया। तो यहां आप लिख दें 3 लाख रुपीज। आप चाहें तो इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, अभी कर लेते हैं। डेबिट है तो डेबिट में आ जाइए टू बैंक। माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, इससे इजीएस्ट अप्रोच कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करने का आज तक नहीं देखा मैंने। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपकमिंग एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट और बाकी किसी भी चैप्टर में, 2-3 चैप्टर का और मैंने वीडियो अपलोड करे हैं, तो आप ये 2 वीडियो 2 से 3 पार्ट आ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, एक बार इत्मीनान से देख लो और देखने के बाद कॉपी पेन लेके बैठना और उसके बाद मुझसे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। मुझे उम्मीद है कि 99% तो आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में, और आप कर लोगे। गलती से भी आप टीएस ग्रेवाल की जो बुक है उसमें लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल्स हैं और लास्ट के 2 जो अनसॉल्व है वो मत करना, वो 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? वो सीए इंटरमीडिएट या बीकॉम सेकेंड ईयर में ऐसे क्वेश्चंस हैं, वहां से पिक किया हुआ है। वो समझने के लिए तो ठीक है, एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए नहीं है। एग्जाम में थोड़ा सा चूजी होना पड़ता है, हमें सेलेक्टिव होना पड़ता है, ठीक है? तो अब आप देखिए, अब इसकी पोस्टिंग कर लें। अब डिवेंचर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसे गए, आप यहां लिखो 8% डिवेंचर रिडीम्ड। पैसे गए हैं तो आपके पास माइनस, और क्रेडिट किया तो क्रेडिट में ही जाएगा। अब एक गलती और कर देता है स्टूडेंट, जिसके लिए मैंने ये बनाया है। भाई आपने डिवेंचर, यहां तो 4 लाख रुपए के डिवेंचर थे, यहां पर डिवेंचर 4 लाख रुपए के थे, आपने यहां पर 1 लाख रुपए रीपे कर दिया। रीपे कर दिया मतलब रिडीम कर दिया, रीपे कर दिया मतलब रिडीम कर दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का ब्याज निकालना पड़ेगा 4 लाख रुपए पे, और यहां से यहां तक का ब्याज निकालना पड़ेगा 1 लाख का नहीं, 3 लाख रुपए के रिडीम कर दिए ना, तो आपको यहां से यहां तक का ब्याज निकालना पड़ेगा सिर्फ 1 लाख रुपए पे। तो 4 लाख का 8% के हिसाब से कितने हो गए, 32,000 हो गया साल भर का। हमें चाहिए 3 मंथ्स का, तो कितना हो जाएगा 3/12, 4, 8,000 रुपए, तो यहां तक का ब्याज हो जाएगा। और यहां देखें हम 1 लाख रुपए, 8 लाख ही होगा ना, 4 लाख का देख लेते हैं, हाँ, और यहां से यहां तक का देखें 8 चौक 32 और 3/12, ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई एक बार, कहीं गलती नहीं हो जाए, नहीं तो फिर 4 लाख का 8%, 32,000 इंटू 3/12, यस 8,000। यहां देखें 1 लाख रुपए का 8%, 8,000 रुपए साल भर का, हमें चाहिए 9 मंथ का। तो आप देखो 8,000 इंटू 9/12, 3/4, ठीक है, 4 दूना 8, 6,000 रुपए। तो 8 और 6 कितने हो गए, टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट 14,000 रुपए का। 14,000 रुपए की एंट्री कर लें डिवेंचर इंटरेस्ट की, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 14,000। डिवेंचर इंटरेस्ट P&L में जाएगा, P&L से पे करते हैं, तो टू डिवेंचर इंटरेस्ट 14,000 डेबिट, पोस्टिंग हो गई, बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर दें डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, बट लंबा होने का रीजन ये है कि समझा करके करा रहा हूं मैं। अगर मैं इसको फटाफट करा दूं ना तो 18 से 20 मिनट में हो जाता, 20-22 मिनट की वीडियो बनती, थोड़ा सा लेंदी, इसीलिए इसको एक बार कर लिया
तो फिर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, पोस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गई, अब कुछ नहीं करना। अब इनको क्लोज करना है। ध्यान से देखिएगा, ये अकाउंट तो अपने आप क्लोज हो गया, चेक कर सकते हैं आप। अब इसकी बात करें, ध्यान से सुनना, इसके बगैर पेपर नहीं छपेगा। यहां से पेड होता है, वो कहते हैं पिछले साल का पे करो पहले और इस साल का क्रिएट कर लो। टू बैंक, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं पेड, ठीक है। तो कितना पे किया, पिछले साल का आपको पे करना है 270। एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट यहां होगा पेड, 2,70,000। और इसको क्रिएट करना है। क्रिएट कहां से होगा, P&L से होगा, क्रिएटेड, यहां से क्रिएट होता है 1 लाख। एक इफेक्ट क्रेडिट तो क्रिएट होगा यहां 1,90,000। क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, बस इतना लिख दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। आप देखें ये अकाउंट भी टैली हो गया, काटना मत एग्जाम में, समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि गलती नहीं हो। ये टैली हो गया, ये टैली हो गया। अब बची इन दोनों की कहानी, इसको देखते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। ये हो गया 1,50,000, 1,50,000 माइनस 70,000 तो 80,000। 80,000 जो बैलेंसिंग फिगर है ये कहाँ जाएगा, ये P&L अकाउंट में जाएगा। आप यहाँ लिखें बैलेंसिंग फिगर, लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से क्रेडिट होकर के कहां जाएगा, ये यहां जाएगा 80,000। क्या लिखोगे आप, डेप्रीशिएशन। ये अकाउंट भी टैली हो गया। अब बचा इसकी कहानी, यहां जो डिफरेंस आ रहा वो क्या है, वो परचेज है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो आप यहां देख सकते हैं 16,30,000 प्लस 34,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000, 16,90,000 हो गया। ये 16,90,000 माइनस 11,70,000, 5,20,000 के आगे आपका परचेज आ गया। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो आप यहां लिख दें ब्रैकेट में 5,20,000 रुपए परचेज ऑफ, फर्दर लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, फर्दर प्लांट एंड मशीन। बस दैट्स इट। टोटल लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इस यहां से यहां तक की टोटल लगाओगे, जो फिगर आएगा आउटकम उसे आप यहां लिखेंगे, उसमें से ये आप प्लस कर देंगे, जो फिगर आएगा उसे आप यहां लिखेंगे। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए बता रहा हूं, टोटल लगाना नहीं सिखा रहा हूं मैं। उसके बाद आप माइनस कर देंगे 270, जो फिगर आएगा, पहला अमाउंट आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसी तरीके से इन तीनों का फिगर का आउटकम आ जाएगा यहां पर, पहला आउटकम। आप इसको यहां लिखने के बजाय यहीं पर लिखना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये कॉलम हम सिर्फ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये अमाउंट, ये पहला आ गया, दूसरा अमाउंट आ गया, तीसरा अमाउंट, इन सब की टोटल लगाइए। जो अमाउंट आएगा उसे आप कहाँ लिखेंगे, उसे आप लिखेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा आ गया, इन्वेस्टिंग का पैसा आ गया, फाइनेंसिंग का आ गया, उस नेट अमाउंट में इसको प्लस कर देना, यू विल गेट योर 4,30,000 रुपीज। दैट्स इट। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।